हेलो माय डियर वैनसन फैमिली, दिस इज़ माय प्रोफेसर हस्बैंड पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में सुना था कि जैसे ही वीन घर पहुंचते हैं, मैडम यू उनको एक स्लैप करती है। अब सुनते हैं आगे। वेनकिन गुस्से में मैडम यू और वीन के पास आती है और कहती है, मॉम, इसे आप अभी घर से निकालिए। मुझे ये लड़का मेरे घर में चाहिए ही नहीं। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसके जैसे लड़के ऐसे ही होते हैं मॉम। इसने ज़रूर जूलियो को सीड्यूस किया होगा। आप इसे अभी घर से निकालिए। मैडम यू कहती है, किन प्लीज़ शांत हो जाओ। इसको मैं घर से नहीं निकालूंगी। इसको तो मैं उससे भी बड़ी सज़ा दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे रास्ते आने की। मैडम यू दोबारा विंग पे हाथ उठाने ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर जियांग फेंगमियान आते हैं और मैडम यू की हाथ पकड़ लेते हैं। जियांग फेंगमियान कहते हैं, यू रुक जाओ, बस अभी के लिए बहुत हो गया। मैडम यू गुस्से में जियांग फेंगमियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जियांग तुम मुझे रोक कैसे सकते हो। मैं आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। आज ये मेरा वर्स्ट टाइप देखेगी। इतना सुनकर जियांग फेंगमियान मैडम यू का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें थोड़ा सा साइड में ले जाके उनके कान में कुछ कहते हैं। ये सुन के मैडम यू थोड़ी सी शांत पड़ जाती है। पर मैडम यू और जियांग फेंगमियान को पास ना देख के वहाँ पर वेन किंग विंग के बालों को जोर से पकड़ते हैं और उसे एक दीवार के सहारे जोर से हिट करते हैं। वेनकिन ने काफ़ी हार्शली वहाँ पर उसे थ्रो किया होता है, सो विंग को ब्लीडिंग होने लगती है। वो अपना सर पकड़ के वहीं ज़मीन पे बैठ जाते हैं। तो मैडम यू वहाँ पर आती है और वेनकिन का हाथ पकड़ के उससे साइड में करती है और कहती है, किन बेटे, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, पर छोड़ो इस मनहूस को। हम इस पे ध्यान नहीं देते बस। और विंग, तुम अपने कमरे में जाओ। और हाँ, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक मेरे सामने अपनी मनहूस शक्ल लेके मत आना। और गेस्ट के सामने तो दोबारा आने की गलती भी मत करना, वरना मैं तुम्हें इस बार जान से मार दूंगी। विंग कुछ देर तक तो वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। वो अपने बेड पे लेटता है और अपनी मॉम की फ़ोटो फ्रेम को अपने हाथ में ले लेता है। वो उसे अपने सीने से लगाता है और खुद को एक कर्ल की बॉल की तरह रोल करके बेड पे लेट जाता है, बिना कुछ बोले। बस उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें लैंड मेंशन का सीन दिखाया जाता है। लैंडजैन घर पहुंचते हैं और अपने बेड पे लेटते हैं। वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें विंग का चेहरा नजर आता है। विंग का वो मासूम फेस और उसकी आंखों में अनजाना सा बहुत सारा राज लैंडजैन के मन में कुछ अजीब सी फीलिंग पैदा कर रहे होते हैं। विंग की बातें, उसकी आईज, उसकी एक सैड सी स्माइल जो हमेशा उसके फेस पे रहती है, ये सारी चीज़ें लैंजन को अंदर से एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा फीलिंग दे रही होती है। विंग की बातों को याद करके लैंजन के फेस पे ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है। पर थोड़ी देर में जैसे ही लैंजन को ये रियलाइज़ होता है कि वो स्माइल कर रहे हैं वो भी विंग का सोच के, तो खुद को वो तुरंत कंपोज करते हैं और खुद को ही डांट लगाते हुए कहते हैं, मैं इस लड़के के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, जबकि वो इतना बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का है। मुझे उसे ठीक करना होगा, एंड आई मीन इट। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। विंग सुबह जल्दी उठ के घर का सारा काम पूरा करता है। आज संडे का दिन था, उसे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन स्टिल वो अपने घर पे नहीं रहना चाहता था। उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और याली की कैफ़े जाने के लिए निकल गया। विंग का आज किसी से बात करने का कोई मूड नहीं था। वो कैफ़े पहुंचते ही सीधे अपने कामों में लग गया। युआन ने विंग को ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी बार पूछा, पर विंग ने हर बार मना कर दिया, ये कह के कि वो ब्रेकफास्ट घर से करके आया है। लेकिन यानली इन सब सिचुएशन को देख के अच्छे से समझ गई थी कि विंग का मूड आज अच्छा नहीं है और ना ही वो कुछ खा के आया है। पर विंग को इस वक्त कुछ भी बोलना उसे सही नहीं लगा। मॉर्निंग से आफ्टरनून हो जाती है। विंग ने स्टिल किसी से कोई बात नहीं की होती। विंग किचन में अपना काम कर रहा होता है, तभी पीछे से यानली वहाँ जाती है। विंग पीछे टर्न होता है और यानली को देख के एक स्माइल करता है, पर आज की उसकी स्माइल में वो ब्राइटनेस नहीं थी जो हर रोज़ होती है। यानली कहती है, विंग, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो किसी बारे में। विंग कहते हैं, नहीं शाइन जीजी, बस मेरा मूड आज थोड़ा ठीक नहीं है, मैं थोड़ा अकेले रहना चाहता हूँ। यानली आगे कुछ नहीं कहती। विंग कहते हैं,
जे जे, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहल के आ सकता हूँ प्लीज़? मुझे थोड़ा सा सफोकेशन फील हो रहा है यहाँ पे। यानले भी हाँ में नोट करती है और कहती है, हाँ जाओ, बस अपना ख्याल रखना। विंग भी हाँ में नोट करके वहाँ से निकल जाता है। वो रोड पे घूम ही रहा था कि तभी उसको वहाँ पर एक औरत दिखती है जो अपना चेस्ट पकड़ के वहाँ ज़मीन पे बैठ गई होती है। उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे पर वो भी गिर चुके होते हैं। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उस औरत को चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। विंग भाग के उस औरत के पास जाती है, उन्हें संभालती है और वहाँ से उठा के एक पास के बेंच में बिठाती है। विंग भाग के जाके पास की एक शॉप से एक पानी की बोतल लेके आता है। वो उस औरत को पानी पिलाते हैं। जब वो थोड़ी सी शांत होती है तो विंग कहते हैं, आंटी क्या आप ठीक है? क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? वो लेडी कहती है, नहीं बेटे, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैंने आज अपनी मेडिसिन लेना भूल गई और शॉपिंग के लिए आ गई थी और अचानक से मेरे चेस्ट में पेन शुरू हो गया। बट तुम टेंशन मत लो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लेडी अब विंग के फेस की तरफ बहुत गौर से देखती है। वो कुछ देर देखने के बाद कहती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम्हारा फेस बहुत देखा देखा सा लग रहा है। विंग ने भी उस लेडी की फेस को अच्छे से देखा नहीं होता क्योंकि उनकी कंडीशन देख के विंग पैनिक कर जाता है और उसका पूरा ध्यान बस उन्हें संभालने में होता है। 2 मिनट विंग के फेस पे देखने के बाद उस लेडी की आईज में एक स्पार्कल आ जाती है। वो बहुत एक्साइटेडली कहती है, तुम वही लड़के हो ना जो उस दिन मेरे और मेरे मदर इन लॉ की हेल्प की थी? अब विंग को भी याद आता है कि ये वही लेडी है जो उस दिन कार में थी और एक औरत उन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी और विंग ने उन्हें बचाया था। यस गाइस, ये औरत और कोई नहीं, मैडम लैनी है। ये दरअसल शॉपिंग के लिए आई थी बिना ड्राइवर के और अपना मेडिसिन भूल जाने की वजह से उनके चेस्ट में अचानक से पेन शुरू होने लग गया था और कोइंसिडेंटली विंग भी वहाँ से जा रहा था और विंग ने उन्हें देख लिया और उनकी मदद की। मैडम लैनी अब बहुत प्यारी सी स्माइल कर रही होती है। विंग भी उन्हें देख के स्माइल कर देता है। वो कहता है, ओह आई एम सो सॉरी आंटी, मैंने आपको पहचाना नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा घबरा गया था आपकी कंडीशन देख के। आप अभी ठीक है ना? आपको कुछ ज़रूरत है? आप अकेले आए हैं क्या? आपके साथ कोई नहीं है? विंग एक साथ काफ़ी सारे सवाल पूछ लेता है। मैडम लैनी ये सुनकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ, मेरे साथ अभी कोई नहीं है। दरअसल मेरी मदर इन लॉ घर में रेस्ट कर रही हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है और मेरा बेटा कॉलेज में है, वो एक प्रोफेसर है और बड़ा बेटा ऑफिस में और हस्बैंड भी। सो मुझे लगा कि मैं अकेले ही आ जाती हूँ घर पे बोर होने से अच्छा, लेकिन देखो ना, यहाँ आके ट्रबल हो गया। विंग कहता है, कोई बात नहीं आंटी, आई एम सो ग्लैड कि आप ठीक है, पर आप अभी घर कैसे जाएंगी? क्या आप कहें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? मैडम लैनी स्माइल करती है और कहती है, बेटा तुम्हें परेशानी होगी और आई थिंक तुम बिज़ी भी हो। विंग कहते हैं, कोई बात नहीं आंटी, मैं बिज़ी नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा सा टहलने ही निकला था, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो मैडम लैनी कहती है, थैंक यू सो मच बेटे, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम घर चलो, मेरी मदर इन लॉ तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। विंग भी स्माइल करके हाँ में नोट करते हैं और मैडम लैनी की कार अभी विंग ड्राइव कर रहे हैं और लैन मेंशन की तरफ जा रहे हैं। मैडम लैनी को पता था कि ग्रैंडमा लैन भी विंग से मिलना चाहती थी बहुत डेस्परेटली, सो उनको भी ये मौका अच्छा लगता है। वो ग्रैंडमा लैन को मैसेज करती है कि मॉम, मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ ला रही हूँ। जब ग्रैंडमा लैन को ये मैसेज मिलता है तो वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, पर उन्हें लगता है कि वो उनके लिए कोई गिफ्ट ला रहे हैं। मैडम लैन विंग के साथ लैन मेंशन पहुँचते हैं। डोर ओपन होता है तो ड्राइंग रूम में ग्रैंडमा लैन उन्हें पहले से ही मिलती है, जो बहुत डेस्परेटली मैडम लैनी की वेट कर रही होती है। मैडम लैनी जैसे ही आती है, ग्रैंडमा लैन उनके पास जाती है और कहती है, लैनी तुमने मुझे मैसेज किया, आप बताओ कैसे सरप्राइज़ है? तभी पीछे से विंग सामने आते हैं। विंग को देख के मैडम लैन इस वक्त थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गई हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो सच में विंग को देख रहे हैं या फिर ये कोई सपना है। वो मैडम लैन से कहती है, लैनी ये लड़का तो। मैडम लैनी स्माइल करके हाँ में नोट करती है और कहती है, हाँ मॉम, एक्चुअली मैं आज रास्ते में थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और
इस बच्चे ने मेरी मदद की और ये वही है जो हमें उस दिन मिला था। तो ग्रैंडमा लैन कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे याद है सब। बेटे तुम आओ ना अंदर। वाह, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देख के। विंग भी स्माइल करके कहता है, हेलो ग्रैंडमा, गुड इवनिंग। विंग के मुंह से ग्रैंडमा सुन के ग्रैंडमा लैन को बहुत प्रीशियस फील हुआ। ग्रैंडमा लैन कहती है, आओ ना बेटा, बैठो। विंग बैठ जाते हैं। विंग के दोनों तरफ मैडम लैन और ग्रैंडमा लैन दोनों बैठी होती है। मैडम लैनी कहती है, उस दिन तुम इतनी जल्दबाजी में चले गए थे कि तुमसे तुम्हारा नाम भी हम नहीं पूछ पाए। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? विंग कहते हैं, हेलो आंटी, मेरा नाम विंग है। मैं चोंगचिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। चोंगचिंग यूनिवर्सिटी का नाम सुन के मैडम लैन और ग्रैंडमा लैन एक दूसरे के फेस की तरफ देखते हैं। उन दोनों के आईज में बहुत बड़ा स्पार्कल था। उन दोनों की खुशी का इस वक्त ठिकाना नहीं था। कोई भी उन्हें इस वक्त देख के बता सकता है कि उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, पर क्या, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। ग्रैंडमा लैन कहती है, विंग बच्चे, तुम आज हमारे यहाँ पर डिनर करके ही घर जाओगे, ठीक है? लानी, विंग के लिए कुछ अच्छा सा खाने का अरेंजमेंट करो। विंग कहते हैं, नहीं ग्रैंडमा, मुझे लेट हो रहा है। मुझे एक्चुअली मेरे पार्ट टाइम जॉब में जाना है। मैं कुछ बिना बताए ही आ गया हूँ। मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। तभी मैडम लैनी कहती है, ठीक है, तुम डिनर मत करना, पर 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल के मैडम लैनी किचन की तरफ चली जाती है। 10 मिनट बाद वो बाहर आती है हाथ में एक ट्रे लेके। उनके हाथ में सूप वॉन्टन होता है। वो ट्रे विंग के सामने रखती है और कहती है, तुम डिनर नहीं करोगे ना सही, पर तुमने 2 बार हमारी बहुत मदद की है, तो इस हिसाब से मैं तुम्हें इतना ट्रीट तो दे ही सकती हूँ ना। और वैसे भी तुम मेरे बेटे जैसे हो। मेरे बेटे को मेरे हाथ का वॉन्टन बहुत पसंद है। तुम भी ट्राई करके देखो, शायद तुम्हें भी अच्छा लगे। मैडम लैनी बहुत प्यार से बोल रही होती है, सो विंग मना नहीं कर पाता। वो फर्स्ट बाइट लेता है। उन्हें पता नहीं क्यों ये वॉन्टन खा के एक बहुत अपनापन फील होता है। मैडम लैनी कहती है, तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है ना? विंग कहते हैं, हाँ आंटी, बहुत बहुत टेस्टी है। उनके आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है और वो कहता है, अगर मेरी मॉम आज होती तो शायद वो भी मेरे लिए इतने ही प्यार से खाना बनाती जैसा आप बनाती हैं अपने बेटे के लिए। मैडम लैनी ये सुन के विंग के पास बैठ जाती है, उनके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, बेटा तुम्हारी मॉम, विंग कहते हैं, वो मेरे मॉम डैड मेरे बचपन में ही, इतना बोल के वो रुक जाता है। मैडम लैनी और ग्रैंडमा लैन समझ जाते हैं। ग्रैंडमा लैन विंग के सर पे हाथ फेरते हैं और मैडम लैन कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तुम्हें जब भी मेरे हाथ का खाना खाना हो तुम यहाँ आ जाना, या फिर मुझे कॉल कर देना, मैं भिजवा दिया करूँगी। आज से तुम भी मेरे बेटे हो। विंग कहता है, थैंक यू आंटी। विंग इस वक्त बहुत इमोशनल फील कर रहा होता है। तो मैडम लैन कहती है, आंटी नहीं, मॉम, आज से तुम मुझे मॉम बुलाओगी। मुझे एक और बेटा मिल गया। ये सुन के विंग और रह नहीं पाता, वो मैडम लैन को हक कर लेता है। मैडम लैन भी उन्हें हक बैक करती है। 2 मिनट बाद वो हक ब्रेक करते हैं। मैडम लैन सिचुएशन को थोड़ा सा लाइट करने के लिए कहती है, तुम दोनों मुझे भूल गए, अकेले अकेले हक कर लिया, मेरा हक कहाँ है? विंग स्माइल करता है और ग्रैंडमा लैन को भी हक करता है। तीनों में एक बहुत प्यारी सी बॉन्डिंग बन गई थी बहुत कम समय में। अब मैडम लैन कहती है, चलो तुम अपना वॉन्टन ख़त्म करो वरना ठंडा हो जाएगा। विंग भी अगेन खाने लगता है। उतने में ही विंग के पास यानली की कॉल आती है। विंग जैसे ही फ़ोन को रिसीव करता है, यानली की आवाज़ आती है, विंग तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो ना? इतनी देर कहाँ रह गए तुम? विंग कहता है, रिलैक्स जेजे, मैं ठीक हूँ, मैं बस कहीं आ गया था, मैं वापस आके आपको सब बताता हूँ। यानली कहती है, हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। कॉल कट करके विंग कहता है, लैन मॉम, मुझे अभी जाना होगा। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मैं बिना बताए आ गया था, तो मुझे अभी पहुँचना होगा वहाँ पर। तो मैडम लैनी कहती है, हाँ बेटा ठीक है,
मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें घर छोड़ दे। तो विंग कहता है, नहीं, मुझे पहले कैफ़े जाना होगा, मैं खुद चला जाऊँगा, आप परेशान मत होइए। अब मैडम लैन उठ के खड़े होते हैं और विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग बेटे, अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने दोबारा ज़रूर आना, ओके? विंग कहता है, हाँ ग्रैंड मॉम, मैं ज़रूर आऊँगा, प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। मैडम लैन भी हार में नोट करती है। इतना बोल के विंग वहाँ से निकल जाता है। विंग लैंड मेंशन से बाहर निकलता है तो बाहर ऑलरेडी रात हो चुकी है। वो घड़ी में टाइम देखता है, इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। विंग मन में बोलता है, ओ गॉड, आज तो बहुत लेट हो गया। शीजी डांटेगी तो नहीं, पर वो परेशान ज़रूर हो गई होंगी। और मेरी वो चुड़ैल घर वाले। इतना बोल के वो अपने जेब से फ़ोन निकालता है और यानली को कॉल करने लगता है। वो बात करते हुए ही लैंड मेंशन से एग्ज़िट करता है और उस वक्त उसके सर से उसकी कैप हवा की वजह से वहीं गिर जाती है, पर कॉल पे होने की वजह से विंग को ध्यान नहीं जाता। वो कॉल यानली को कर रहा होता है। यानली सामने से फ़ोन पिक करती है तो विंग कहता है, जे आई एम सो सॉरी, मुझे आज बहुत लेट हो गया, शायद मैं अभी कैफ़े नहीं आ पाऊँगा, मैं सीधे घर जा रहा हूँ, दादी को दवाई भी देनी है। तो यानली कहती है, डोंट वरी विंग, मैं तुमसे यही कहने वाली थी कि तुम अभी कैफ़े मत आना, तुम सीधे अभी घर जाओ, हम सुबह मिलेंगे। तो विंग कहता है, थैंक यू सो मच जे, आपने मुझे समझा। मुझे लगा कि अगर मैं कैफ़े आया और फिर घर जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो यानली कहती है, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, इतना हेजिटेट मत किया करो, अभी तुम आराम से घर जाओ और रेस्ट करो, हम कल मिलते हैं। इतना बोल के यानली फ़ोन रख देती है। विंग के जाने के थोड़ी देर बाद लैंड मेंशन में एक और कार आके रुकती है। वो कार होती है हमारे लैंसन की। लैंसन अंदर जाने ही वाला होता है कि उसको डोरमैट के पास एक कैप गिरा हुआ दिखता है, एक रेड कैप। लैंसन उसको अपने हाथों में उठा लेता है। जैसे ही वो कैप अपने हाथ में लेते हैं, उनको एक अजीब सी फीलिंग होती है जो वो समझ नहीं पाते। वो उस कैप को आंख बंद करके फील करने लगते हैं। तभी पीछे से लैंसी चैन की आवाज़ आती है, हेलो ब्रो, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर खड़े होके, अंदर नहीं जाना। अभी लैंसन वापस सेंस में आते हैं। वो पीछे की तरफ देखते हैं तो उनके गे खड़े हैं। लैंसन कहते हैं, यस गे, मैं जा ही रहा था, बस यूं ही रुक गया। इतना बोल के लैंसन वो स्कैप को अपनी कोट के अंदर छुपा लेते हैं और सिचन के साथ अंदर जाने लगते हैं। ये दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। दूसरे दिन कॉलेज में हमारे लैंसन कॉल पे किसी से बात करते हुए सामने से आ रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र सामने खड़ा विंग पे पड़ता है। विंग इस वक्त अपने में ही बिजी है। उसके हाथ में बहुत सारा सामान है, कुछ बुक्स, उसके बैग, हाथ में एक कॉफ़ी मग और मुंह में रखा हुआ एक बेड जिसको उसने अपने लिप्स से दबा रखा है। इस वक्त विंग कुछ फाइल्स लिए हुए हैं जिसको वो संभालने में लगे हुए हैं। लैंसन की नज़र बार बार उसके फेस पे जा रही है जहाँ पर उसने एक ब्रेड को अपने लिप्स से पकड़ा हुआ है। सूरज की रोशनी डायरेक्ट विंग के फेस पे पड़ रही है, जिससे उसका फेस और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा है। उसके बाल तेज़ हवा से बिखर रहे हैं, जिससे वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में विंग के फेस के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो फाइल्स को संभाल रहा है और हाथ में उसके ऑलरेडी बहुत सारा सामान है। कभी अनोइंग, कभी डिस्टर्बिंग, कभी क्यूट। विंग के फेस के बदलते हुए एक्सप्रेशंस हमारे लैंसन के डायरेक्ट दिल में हिट कर रहे होते हैं। वो विंग को वहीं खड़े देख रहे होते हैं। वो भी भूल चुके हैं कि विंग के अलावा उसके आसपास कुछ और भी है। लैंसन इस वक्त बस विंग को mesmerize करने में बिजी है। तभी विंग के सामने से एक लड़का साइकिल में आ रहा होता है, जिसकी थोड़ी सी टक्कर विंग से हो जाती है। किसी को चोट तो नहीं लगती, पर विंग के हाथ से उनकी सारी फाइल्स गिर जाती है। वो लड़का सॉरी बोल के निकल जाता है, लेकिन ये देख के हमारा लैंसन सेंस में आते हैं और वो भाग के विंग के पास जाते हैं और विंग को उनके फाइल्स को उठाने में मदद करते हैं। इन फाइल्स को उठाने के चक्कर में विंग और लैंसन का हाथ एक बार टच होते हैं। दोनों का हाथ एक दूसरे से टच होते ही दोनों के दिल में एक अजीब सा सेंसेशन फील होता है, जो इस वक्त अनडिस्क्राइबेबल था। दोनों ही एक दूसरे की तरफ सडनली देखते हैं और दोनों की नज़रें टकराती हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर अनकही। दोनों के दिल में इस वक्त कुछ तो था, बट वो अनकहा था।
दोनों को इस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जुयांग भागते हुए आते हैं। हे विंग! इस वक्त विंग और लैनसान दोनों सेंस में आते हैं। लैनसान उन फाइल्स को कलेक्ट करके खड़े होते हैं और विंग के हाथ में देते हैं और पूछते हैं, तुम ठीक हो? विंग कहते हैं, हाँ थैंक यू। लैनसान कहते हैं, नो नीड, बस अपना ख्याल रखा करो और सामने देख के चला करो। विंग अपना आईज रोल कर लेते हैं और लैनसान वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन था, बट ओके। तब तक जुयांग भी विंग के पास पहुंच चुका था। जुयांग कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? विंग कहते हैं, कुछ नहीं, बस प्रोफेसर को ये सारे फाइल्स देने हैं, सो इसे बस लेके आ गया था, आज सबमिट करना है। जुयांग कहता है, हाँ ठीक है कर लेना, पर चलो अंदर, चेंग और नी तुम्हारा वेट कर रहे हैं कब से। विंग भी हाँ में नोट करते हैं और जुयांग और विंग अंदर चले जाते हैं। अब हमें लैंड मेंशन का सीन दिखाया जाता है। ज़ीचैन जस्ट अपने रूम से बाहर ही निकले होते हैं ऑफिस के लिए, तो उनको स्टेयर्स के पास मिंग्याओ खड़ा हुआ दिखते हैं। वो जल्दी से मिंग्याओ के पास आते हैं और कहते हैं, याओ तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, अंदर क्यों नहीं आए? याओ कहते हैं, सर मैं आपके बेडरूम में कैसे आ सकता हूँ? अभी ज़ीचैन भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके कहते हैं, ठीक है रूम में नहीं तो कम से कम हॉल में वेट कर लेते, बैठ जाते, ऐसे यहाँ पर खड़े होना अच्छा नहीं लगता। याओ कहते हैं, कोई बात नहीं सर, मैं आपका असिस्टेंट हूँ तो मेरा काम है आपका वेट करना, चलिए ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ज़ीचैन भी हाँ में नोट करते हैं और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इस वक्त याओ सामने बैठ के ड्राइव कर रहा होता है और ज़ीचैन पीछे बैठे हैं, वो कुछ फाइल्स को चेक कर रहे हैं। तभी याओ कहते हैं, सर दूसरी फाइल में आपकी आज की स्केड्यूल रखी हुई है, प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए। ज़ीचैन भी हाँ में नोट करते हैं और वो वाली फाइल उठा लेते हैं। वो फाइल पे एक बार नज़र घुमाते हैं और अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहते हैं, याओ ब्लाइंड डेट ये किसने फिक्स किया? याओ कहते हैं, सॉरी सर, एक्चुअली मैडम लैन ने ऑर्डर था कि आपके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया जाए। ज़ीचैन एक सीरियस और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कैंसिल कर दो। याओ कहते हैं, पर सर मैडम का ऑर्डर। ज़ीचैन कहते हैं, ग्रैंड मॉम से मैं बात कर लूँगा, तुम ड्राइव करो। इस बार याओ थोड़ा सा हेजिटेशन के साथ पूछते हैं, सर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ज़ीचैन भी हाँ में नोट करते हैं। याओ कहता है, सर आप ब्लाइंड डेट्स कैंसिल क्यों कर देते हैं हर बार, आप जाते क्यों नहीं, क्या आप किसी को पसंद करते हैं? ज़ीचैन ये सुन के थोड़ी देर चुप रहते हैं और कहते हैं, शायद, हो सकता है। तो ये सुन के याओ कहते हैं, तो सर आप मैडम से उन्हें मिलवा क्यों नहीं देते? तो ज़ीचैन कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी को पसंद करें तो सामने वाला वही हमें पसंद करे। तो याओ कहते हैं, पर सर आपको कौन नापसंद करेगा? इस बात पे ज़ीचैन कोई जवाब नहीं देते और कहीं ना कहीं ये बात सुन के कि ज़ीचैन किसी को पसंद करते हैं, याओ का मूड भी थोड़ा सा तो डल हो गया है, पर वो आगे कुछ नहीं कहते और चुपचाप ड्राइव करते हैं। दूसरी तरफ मैडम लैन अपनी बालकनी की काउच पर बैठ के बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वहाँ पर मैडम लैनी की एंट्री होती है। वो हाथ में एक जूस का ट्रे लेके अंदर आती है और कहती है, मॉम आप कुछ सोच रही हैं क्या? मैडम लैन कहती है, लानी आओ यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैडम लैनी इस वक्त ये सुन के थोड़ा सा वॉरिड हो गई है। वो उनके पास जाके बैठती है और कहती है, मॉम आप ठीक है ना? मैडम लैन कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी। लानी कहती है, हाँ मॉम कहिए ना, मैं सुन रही हूँ। मैडम लैन कहती है, लानी मेरी उम्र हो गई है, ऊपर से मुझे हार्ट डिजीज़ है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कब तक ज़िंदा रहूँगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी ज़ीचैन और लैनज़ैन अपने लाइफ में सेटल हो जाए। लानी कहती है, मॉम मैं समझ रही हूँ आपकी फ़िक्र, और कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहती हूँ अब, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे दोनों बच्चे इतना ज़िद्दी है, उन्हें कोई पसंद ही नहीं आता। मैडम लैन कहती है, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने ज़ीचैन के लिए इतना सारा ब्लाइंड डेट्स फिक्स किया है ताकि वो किसी को पसंद कर ले।
और मैं उसकी शादी करवा सकूं। लैनी कहती है, पर मॉम उसने हर बार रिजेक्ट किया है, उसे ब्लाइंड डेट पे जाना ही नहीं है, वो आज तक किसी लड़का या लड़की से नहीं मिला। मैडम लैन कहती है, इसीलिए मुझे और डर लगता है कि कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए और मेरे हाथ से अगर वक्त निकल गया तो क्या पता मेरी ये ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। ये सुन के मैडम लैन मैम की हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं, प्लीज़ मॉम ऐसी बात मत कीजिए, मैं खुद जिजान से बात करूँगी और उसे मनाने की पूरी कोशिश करूँगी कि वो ब्लाइंड डेट के लिए हाँ कर दे। मैडम लैन ये सुन के हाँ में नोट करती है एक स्माइल के साथ और कहती है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, पर इस वक्त मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। लैनी इस वक्त क्यूरियसिटी के साथ अपनी मदर इन लॉ की तरफ देख रही होती है। ये देख के मैडम लैन एक स्माइल करती है और कहती है, मैंने हमारे लैनसन के लिए किसी को पसंद कर लिया है। ये सुन के मैडम लैनी को शॉक लगता है। मैडम लैनी कहती है, क्या लैनसन के लिए? बट मॉम, लैनसन क्या मानेगा? आपका लाडला इस घर में सबसे जिद्दी बच्चा है, वो खाने में अपनी पसंद के अलावा कुछ और नहीं लेता, आप उसकी शादी की बात कर रही हैं? मैडम लैन एक स्माइल करती है और कहती है, क्योंकि मैंने उसके लिए जो पसंद किया है वो करोड़ों में एक है और उसे जब वो देखेगा तो वो मना कर ही नहीं पाएगा। लानी, मैं अपने लैनसन के लिए जैसा लाइफ पार्टनर चाहती थी वो बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि उससे भी बढ़कर। मुझे मेरे लैनसन के लिए बस वही चाहिए। मैडम लैनी कहती है, पर मॉम वो है कौन और आप उससे कहाँ मिली? तो मैडम लैन कहती है, वींग, मुझे हमारे लैनसन के लिए वींग पसंद है और मुझे हमारे बच्चे के लिए बस वही चाहिए। इस पूरे दुनिया में अगर कोई हमारे लैनसन को समझ सकता है और संभाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वींग है। मैं उससे सिर्फ एक बार ही मिली हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल से ये फीलिंग है कि उससे बेहतर हमारे लैनसन को और कोई नहीं मिल सकता। लानी ये बात सुन के एक डीप ब्रीथ लेती है और अपनी आईज क्लोज करती है। 2 मिनट बाद वो अपनी आईज ओपन करती है और एक ब्राइट सी स्माइल करती है और कहती है, आपने सही कहा मॉम, वींग या जैसा बच्चा मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो बहुत स्पेशल है और हमारे लैनसन के लिए वो बिल्कुल सही रहेगा। पर क्या वो मानेगा और उसके घर वाले? हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ रहता है और क्या करता है, उसके घर वाले और उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसे हैं। लैनी कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी और जल्दी सब पता कर लूँगी। अगर मुझे मेरे बच्चे के लिए वो पसंद आया है तो मैं उसे हमारे घर लेके ही आऊँगी। तो लैनी कहती है, पर मॉम ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या लैनसन मानेगा? उसको अरेंज मैरिज से बहुत चिढ़ है, आप जानती हैं अच्छे से। मैडम लैन कहती है, मैं जानती हूँ, पर मैं हमारे बच्चे को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ वो कैसा है। तुम देखना, एक बार वो वीन से मिलेगा ना तो वो ना कर ही नहीं पाएगा। अब हमें अगेन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वीन अपने क्लास में नहीं है, तभी क्लास में 2 अननोन फेस एंट्री करते हैं। वो कोई और नहीं, वेनकिन और उसकी फ्रेंड है। वेनकिन और उसकी फ्रेंड इस वक्त दबे पाँव वीन के क्लास में एंटर कर रहे हैं। इस वक्त क्लास में ना कोई स्टूडेंट है ना कोई प्रोफेसर। वो चुपके से वीन के डेस्क के पास जाते हैं और उसकी बैग को ढूंढते हैं। वो एक पैकेट निकालते हैं और उस पैकेट के कुछ पाउडर को वो वीन के पानी की बोतल में मिला देते हैं और एक डेविल से स्मार्ट करते हुए कहती है, इस 2 कौड़े के लड़के ने मुझे मेरे क्रश के सामने एम्बैरेस कराया, मेरा रिश्ता तुड़वाया। जूलियो के डैड मुझे छोड़ के उस वीन का हाथ मांगने लग गए। अब मैं इस 2 कौड़े के लड़के को बताऊंगी कि एम्बैरेस होना क्या होता है। इतना बोल के वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वीन क्लास में एंटर करता है। वीन, निये, सुयांग और चेंग ये चारों लंच करने कैंटीन गए हुए थे। अब वापस आके वीन को प्यास लग रही होती है। वीन अपना बैग ढूंढते हैं और पानी की बोतल निकाल के उसमें से पानी पीने लगते हैं। उनको पानी का टेस्ट थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो उतना माइंड नहीं करती क्योंकि वो वाकई बहुत थर्स्टी होते हैं। पानी पीने के थोड़ी देर में ही वीन का सर घूमने लगता है। वो अपने डेस्क पे बैठ के अपना सर डेस्क पे टिका लेता है।
चेंग और जुयांग उसे ऐसे देख के थोड़ा सा वरीड हो जाते हैं। वो विंग के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? पहली बार में तो विंग कोई जवाब नहीं देता, पर कई बार उसे बुलाने के बाद वो धीरे से अपना सर उठाता है। उसका आईज इस वक्त बहुत ज़्यादा नशीली लग रही होती है, जैसे कि उसने कोई ड्रग लिया हो या कोई ड्रिंक किया हो। वो अपनी क्लोज आईज के साथ ही कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग जाओ, मुझे अकेले रहना है इस वक्त। इतना बोल के विंग वहाँ से उठ के खड़े होते हैं। उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, बट स्टिल वो उठ के खड़ा होता है और आसपास के जितने भी रेस्ट्स हैं उन सब में से बैग्स को उठा के नीचे फेंकने लगता है। जुयांग, चेंग, निये सब लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो किसी के बस में नहीं आ रहा होता। अब वो बेंच में उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कितना बोरिंग है यहाँ पर सब, कोई म्यूजिक लगा दो ना, मुझे गाना सुनना है। नहीं, मुझे डांस करना है, म्यूजिक चलाओ, जल्दी करो। चेंग और निये इस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान हैं, साथ में जुयांग भी। वो लोग विंग को संभाली पाते इससे पहले विंग वापस बोलना शुरू करते हैं, ओके तुम लोग नहीं चलाओगे, मैं चला लेता हूँ। इतना बोल के वो अपनी पैंट के पॉकेट से अपना फ़ोन निकालते हैं और खुद ही एक म्यूज़िक प्ले करने लगते हैं। वो बहुत लाउड म्यूज़िक होता है। बेसिकली हमारे विंग कभी भी लाउड म्यूज़िक नहीं सुनते, लेकिन इस वक्त उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। इतने म्यूज़िक की लाउड वॉइस सुन के आसपास के जितने भी क्लासेस हैं उन सब के स्टूडेंट्स उनके क्लास में इकट्ठे हो गए हैं और सभी विंग की तरफ देख रहे हैं बहुत ही अजीब निगाहों से। वो लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं। चेंग और जुयांग उसको नीचे उतार पाते इससे पहले ही विंग चेंग का हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं और कहते हैं, तुम नीचे क्या कर रहे हो, तुम सब आओ ना मेरे साथ डांस करो, देखो कितना अच्छा म्यूजिक है, हम चलो साथ में डांस करते हैं। विंग का हाथ चेंग के कंधे पे होता है और इससे आगे ये सिचुएशन कुछ और मूव ऑन कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर हमारे लैंसन की एंट्री होती है। लैंसन जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर आए थे ये शोर की आवाज़ सुन के, पर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें कुछ ऐसा सीन देखने को मिल सकता है। वो स्टूडेंट्स को हटा के अंदर आते हैं और देखते हैं कि विंग डेस्क पे खड़े हैं, पूरा क्लास बिखरा पड़ा है और मोस्ट स्पेशली विंग का हाथ चेंग के कंधे पे है। लैंसन की आंखों में एज अ प्रोफेसर से ज़्यादा भी एक अजीब सा गुस्सा उसकी आंखों में उतर आता है। वो अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। ओके गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप लोग ये एपिसोड एंजॉय करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर रही होंगी और अपनी स्टोरी से बोर नहीं कर रही होंगी। प्लीज़ अगर आपको कोई सजेशन या ओपिनियन देना हो तो मुझे कमेंट में दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।